गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास में अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म पे बात को ख़त्म किए थे और काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं और उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आएंगे। आज का अपना टॉपिक क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय रास। तो उस दो पॉइंट को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा मिक्चुरेशन और फाइनली अपन देखेंगे हेमोडायलिसिस। मतलब कि ये मान लो कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट आज अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और फर्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो यहाँ पे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म उसको एक बार रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा जल्दी में निकाल दिया था। वैसे भैया बात तो आज भी वही बोलूंगा, कुछ खास नहीं बोलने वाला हूँ। फिर भी एक बार फिर से रिकैप लेते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन रोल क्या था। व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म? एक्जैक्टली द मेन मोटो ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म वाज टू मेंटेन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड concentration and to produce the concentrated urine। भैया दो मोटो था कि एक तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ऑस्मोलेरिटी को मेंटेन रखना था और दूसरा क्या था? दूसरा था कि कंसंट्रेशन, यूरिन को कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना था। भैया दो ही काम था। इसको लोग बहुत बड़ा बनाते रहते, बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं, आसान सी बात है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दो कारण है। एक कारण है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है। मैं मेंटेन बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम करना है, ज्यादा करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेंटेन रखना है। जैसे जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हैं तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन, जैसे मेडुला में आप जैसे जैसे डीप पार्ट ऑफ मेडुला में जाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। मेरी बात समझ रहे? जैसे लूप ऑफ फेनले के जो डीप पार्ट में आप जाएंगे तो वहां पे कितना है? वहां पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा तेज बोलता हूं, शायद मैं थोड़ा और धीरे बोलूंगा। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पहला चीज, और दूसरा कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है। और उसके लिए मैंने बोला था कि क्या होता है? काउंटर करंट। भैया काउंटर करंट, काउंटर की बात है मतलब अपोजिट। किसके किसके बीच में अपोजिट होता है भैया? बिटवीन द बोथ लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ फेनले, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले जो काम करेगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले उसका उल्टा करेगा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा जो काम करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा उसका उल्टा करेगा। मेरी बात समझ रहे? और उसके साथ साथ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा, क्योंकि दोनों पास पास है, पैरेलल है, तो पास पास है, पैरेलल है, तो वहां पे क्या होता है भैया? जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उस पार्ट से होता है, तो वहीं पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा से क्या बाहर आ रहा है? NaCl आ रहा है, ताकि मेंटेन हो जाए। फिर ठीक उसी तरीके से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले से क्या बाहर आ रहा है? NaCl बाहर आ रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ भासा रेक्टा से क्या बाहर आना चाहिए? वाटर बाहर आना चाहिए ना। अब मान लो एक शरबत बना हुआ, एक बाल्टी शरबत बना हुआ, कोई उसमें 2 लोटा पानी डाल दिया, तो अगर उसका कंसंट्रेशन आपको मेंटेन रखना, आप क्या करो? उसमें 2 मुट्ठी चीनी डाल दो, भैया काम बन जाएगा। ठीक यही कंसेप्ट वहां पे है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इस बात को अपने दिमाग में रखना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का अपना क्या क्या टॉपिक होगा, पहले भैया टॉपिक को देख लेते हैं। मैंने क्या क्या बोला? पहला टॉपिक मैंने बोला कि अपन डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हाइपोथैलेमस। पहला ये पॉइंट रहेगा भैया। दूसरा क्या पॉइंट रहेगा? रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय रास मैकेनिज्म, रास। फिर अपन थर्ड पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिर अपन डिस्कस करेंगे मिक्चुरेशन और फाइनली अपन किस बात को देखेंगे?
हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस। इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले, वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते जाएंगे, आपके समझ में आते जाएगा, दिमाग में सेट होते जाएगा और आपका टेंशन दूर। सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, सारा क्वेश्चन वन बाय वन करके सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस आप बोर्ड पे ध्यान टिकाए रखिए, अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन रखिए और फिर बाकी की सारी बातें हम पे छोड़ दीजिए, मैं उन सारी बातों को क्लियर करूंगा। देखिए भैया, किडनी का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से किन कंडीशन में होता है, कंडीशंस को देख लेते हैं भैया। तो अपने पास कंडीशंस क्या है भैया, अपने पास कंडीशंस है कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो, देखो बात को एकदम लिंक करना सीखो, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम होगा मतलब कि बॉडी फ्लूइड भी कम है, समझ रहे, सब आपस में लिंक है। एंड फाइनली इस कंडीशन में आपको ऑस्मोलैरिटी बढ़ा हुआ मिलता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ा हुआ मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है मतलब चाहे तो आप ऐसा करके लिख ले कि मोर देन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बात को समझिएगा, इन सारे कंडीशन में जब ये कंडीशन आपके बॉडी के अंदर आता है ना, तो इस कंडीशन में कौन एक्टिवेट हो गया, हाइपोथैलेमस। समझ रहे, मतलब ये कंडीशन किसको एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये स्टिमुलेट कर देगा हाइपोथैलेमस को। बात को समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा, आसान है, बहुत आसान है। लोग इसको फालतू का बहुत ये बनाते रहते, ऐसी कोई बात। देखिए, ये को स्टिमुलेट कर देगा हाइपोथैलेमस को। आप जान रहे हैं भैया, हाइपोथैलेमस से ही क्या कनेक्टेड होता है, पिट्यूटरी। ये अपना पिट्यूटरी है भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये अपना हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से बहुत क्वेश्चन आता है, हाइपोथैलेमस से हमेशा से क्वेश्चन आते रहा, समझ रहे हो ना। याद करो, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, थर्मो रेगुलेशन, ये सारा क्वेश्चन कहां से आता है, ये सारा क्वेश्चन हाइपोथैलेमस से आता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। क्या था वहां पे, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड थर्मो रेगुलेशन। नीट का क्वेश्चन है वो, उस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखेंगे। हाइपोथैलेमस यहाँ क्या कर रहा है भैया, जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता चला कि ये कंडीशन बॉडी के अंदर बन रहा है, फटाफट से वो किसको स्टिमुलेशन भेजा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, बोला कि भैया एडीएच रिलीज करो। क्या बोला, बोला कि एडीएच रिलीज करो, और ये फटाक से एडीएच रिलीज किया। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या आप इसी को और क्या बोल सकते हैं भैया, वेसोप्रेसिन। देखिएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का भी यहाँ पे दो फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है भैया। पहला, अच्छा ये नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, इसको लिख दूं क्या, चलो लिख दे रहा हूं, पता नहीं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या क्या करेगा, दो काम करेगा। एक तो ये कंट्रैक्शन करवाएगा ब्लड वेसल्स में, है ना, मतलब इसका प्रॉपर्टी होता है कंट्रैक्शन, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करवाएगा। दूसरा, ये एब्जॉर्प्शन करवाएगा, किससे एब्जॉर्प्शन करवाएगा, डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से, समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या करेगा भैया, एडीएच क्या करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। और ये मैं आपको बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने इस बात पर डिस्कस करा है। और सेकेंड क्या करेगा भैया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। बात को समझिएगा, जब ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाया, एब्जॉर्प्शन शायद मैं नहीं आ रहा हूँ बोर्ड पे, जब ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाया, तो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाने से क्या हो गया, बॉडी
मतलब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हुआ मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो भैया यहां से तो आपका क्या हो गया, यहां से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। और कंट्रैक्शन एडीएच कंट्रैक्शन करो, वेसोकंस्ट्रिक्टर, समझ लो ना, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता है। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन, अब वेसोकंस्ट्रिक्शन किसी भी चीज को कंट्रैक्ट करो, क्या होगा, वहां से फ्लूइड बाहर आएगा। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाता है। तो फाइनली ये किस चीज को बढ़ा देगा, जीएफआर को भी इंक्रीज कर देगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज कर देगा। और जब ये सब इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन आपका रिवर्स हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगा। छोटी बात है ना, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है भैया। ये कंडीशन होते ही कौन एक्टिवेट हो गया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या ऑर्डर करेगा भैया, मैंने जो तुम्हें रखने के लिए दिया था वो क्वेश्चन क्लियर है ना आपके दिमाग में, कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन इस दोनों का फॉर्मेशन कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस। लेकिन स्टोर और रिलीज कहां पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये अपन एंडोक्राइन ग्लैंड में डिटेल में पढ़ते हैं, अभी उसको देखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अपना पहला पॉइंट क्लियर हो चुका। क्लास को ज्यादा लंबा भी नहीं बनाएंगे, आज का कंटेंट अपना कुछ ही पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट को भैया फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट अपना क्या है, रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय जेजी सेल्स एंड एड्रीनल ग्लैंड। मतलब भैया हम फाइनली किसकी बात कर रहे हैं, हम फाइनली बात कर रहे हैं रास की, RAAS। R फॉर रेनिन, A फॉर एंजियोटेंसिन, A फॉर अल्डोस्टेरॉन, एंड S फॉर सिस्टम। कोई दिक्कत वाली बात देख लो भैया, इसी सबका रोल देखना है आपको। जेजी सेल्स में आपको पहले भी समझा चुका हूं, जेजी सेल्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि भैया वो क्या होता है और वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इस चीज को पूरा क्लियर करते हैं कि किस किस कंडीशन में ये रास एक्टिवेट होता है, समझ रहे हैं। पहले अपन क्या देखें कि हाइपोथैलेमस किन कंडीशन में स्टिमुलेट हो रहा है, अब क्या देखेंगे रास किन कंडीशन में स्टिमुलेट हो रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर है भैया, यहां भी मैं आपको क्या बोलूंगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पे एक और चीज भैया, ये कौन सा कंडीशन है जहां पे आयोनिक कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, आयोनिक कंसेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। आयोनिक कंसेंट्रेशन, अरे मैं तो और सारे पेन का यूज ही नहीं कर रहा हूं, चलो भैया अभी और सारे पेन का यूज करते हैं। तो जब ये कंडीशन डेवलप होगा, तो ये कंडीशन डेवलप होने के बाद कौन एक्टिवेट हो जाएगा भैया, किसका एक्टिवेशन होगा, तो यहां पे एक्टिवेशन हो जाएगा। देखो अभी कुछ ही देर में जादू होने वाला, इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखो, तो यहां पे एक्टिवेशन हो जाएगा जेजी सेल्स का, जेजी सेल्स का एक्टिवेशन। अब ये जेजी सेल्स क्या करेगा भैया, जेजी सेल्स रिलीज करेगा रेनिन। क्या रिलीज करेगा, रेनिन। यहां से कंसेप्ट चालू है भैया, कंसेप्ट आपका निकल रहा है, आपके दिमाग पे एकदम कंसंट्रेट करो और चीजों को फोकस करो। जेजी सेल्स रिलीज करेगा रेनिन, फिर से बता दूं, रेनिन, RENIN, रेनिन, RENIN, रेनिन। मेरी बात समझ रहे, तो रेनिन रिलीज करेगा। अब देखिए बात को कि कंडीशन क्या होता है। और लीवर सेल से क्या रिलीज होगा, लीवर सेल से भैया ये मान लो लीवर, मान लो ऐसा लीवर देखे हो कभी क्या, नहीं देखो ना, लेकिन है। तो
तो इससे क्या रिलीज होगा, ये रिलीज होगा एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, देखो अब इस एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर काम कर रहा है ये रेनिन, और जब एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर रेनिन काम करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट। देखो भैया अभी तक अपना काम नहीं हुआ, अभी तक अपना काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अपना काम, मुझे चाहिए पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। क्या चाहिए मुझे, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर चाहिए जो वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन करवाए। वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चाहिए मुझे। तो अभी ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट वो नहीं करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट वो नहीं करेगा, लेकिन एंजियोटेंसिन सेकंड तो करेगा। इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, देखो भैया मेरा पेन भी हाइपर एक्टिव हो गया, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ACE। क्या चाहिए भैया, ACE। पूरा नाम लिखता हूं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। देख रहे हो अभी कलर चेंज हो रहा है, एकदम जादू हो रहा है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में ये कौन रिलीज कर रहा है, लंग्स रिलीज कर रहा है। ये लंग्स रिलीज कर रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। लिख देते हैं भैया, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये अपने काम का हो गया, एंजियोटेंसिन सेकंड अपने काम का हो गया। क्यों काम का हो गया भैया, क्योंकि ये पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है मतलब कि ये ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन करेगा, और ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन करेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, जीएफआर भी बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। भाई ये कंडीशन में कौन एक्टिवेट हो रहा है, जेजी सेल्स। पहला क्वेश्चन, जेजी सेल्स क्या रिलीज कर रहा है, रेनिन। दूसरा क्वेश्चन, रेनिन किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन, एंजियोटेंसिनोजन कहां से रिलीज हो रहा है। चौथा क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कौन कन्वर्ट कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हो, मेरा नॉट सी क्वेश्चन है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, मेरी बात समझ रहे हैं। बायोलॉजी में वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू मतलब रट के मतलब ये करने की जरूरत नहीं है कि भैया वो कुछ कागज में लाए लिख के वैल्यू डाटा और उसको वहां पे पुट करे बोर्ड पे, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे चीजों को समझा जाता है। आप यदि एक बार समझ लो तो कहानी आपके हाथ में। यहाँ पे देखो बात को समझो, एंजियोटेंसिनोजन किसमें बदला, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में रेनिन के प्रेजेंस में। फिर लंग से क्या रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। किसमें बदल गया, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है भैया, इस चीज को मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, बात को समझिएगा। एंजियोटेंसिन देख रहे हो ना, कलर एकदम बदल रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड। ये क्या है, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर भैया, बात को एकदम समझना, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फाइनली यहाँ पे जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो अपन कितना कितना काम कर चुके भैया, कितना काम कर चुके अपन, इस सबको रिवर्स में कन्वर्ट कर लिए। ये जो घटा हुआ था इसको इंक्रीज कर लिए, लेकिन अभी भी आयनिक कंसेंट्रेशन घटा हुआ। मेरी बात समझ लो, इस सबको अपन ने बढ़ा लिया, किसकी मदद से बढ़ा लिया, अपन ने इस सबको जेजी सेल्स की मदद से बढ़ा लिया। जेजी सेल्स भैया बहुत अच्छे भैया है, ये रेनिन दिया और रेनिन से एंजियोटेंसिनोजन, लीवर एंजियोटेंसिनोजन दिया। रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदला, फिर एसीए के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकंड। याद हो रहा है ना भैया, एकदम याद कर रहा है, क्लास में ही याद कर रहा है, बाकी का समय केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए रखना। और यहाँ पे बायोलॉजी को क्लास में याद कर, थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा लेकिन आपको याद करवा दूंगा पूरी तरीके से। अब ये देखिए, एंजियोटेंसिन सेकंड से आपका ये सारा काम हो गया, लेकिन अभी भी आपको आयनिक कंसेंट्रेशन बढ़ाना है।
किसको बढ़ाना है भैया? आयनिक कंसेंट्रेशन को बढ़ाना। थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, बोर्ड उतना बड़ा नहीं है तो मैं इधर से हटा देता हूँ। अब आयनिक कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया? देख लो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। आयोनिक कंसेंट्रेशन, आयनिक कंसेंट्रेशन घटा हुआ है अभी। अब इस बात से किसको स्टिमुलस मिल गया? ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है भैया? सब काम साथ में होता है, सब काम साथ में होता है, मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूं। ये स्टिमुलेट कर दिया एड्रीनल ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट कर दिया? एड्रीनल ग्लैंड को। भैया एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये क्या रिलीज किया? ये रिलीज किया अल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज किया? अल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज किया? अल्डोस्टेरॉन। याद है ना भैया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आपको बताया था जीएफआर, जीएफआर जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस। याद है ना? अच्छे से समझाया था कि सबसे पहले कोई गेस्ट आएगा तो क्या दोगे उसको? क्या दोगे उसको? सबसे पहले उसको पानी दोगे। समझ रहे हो? तो वहां पे मतलब कि समझ रहे हो ना, मैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात कर रहा हूं। जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फैसिकुलेटा, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करेंगे। और भैया जब पानी पी लिए, खाना खा लिए, तो फिर क्या होगा? फिर रिप्रोडक्शन होगा, मतलब फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात करते हैं। समझ रहे हो ना? तो वो सीक्वेंस आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। तो एड्रिनल ग्लैंड से ये अल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ। भैया अल्डोस्टेरॉन कहां पे काम करेगा? अल्डोस्टेरॉन अपने रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। मैं किस चीज को बनाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको सीधा सीधा डीसीटी दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं भैया? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये सारा सेल्स कौन सा है? मैकुला सेल्स। कौन सा सेल्स है भैया? मैकुला सेल्स। देखो मेरा मुंह चलते रहेगा, आप अपने दिमाग को ओपन करके रखो, सारी कहानी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके अंदर में रिसेप्टर प्रेजेंट है। किसके लिए रिसेप्टर है? अल्डोस्टेरॉन के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर। बात को समझते जाइएगा, दिमाग में सेट कीजिए। अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर से आके कौन जुड़ गया? अल्डोस्टेरॉन जुड़ गया। जैसे ही यहां से ये जुड़ा तो भैया अब आप बाहर निकाल सकते हैं। बाहर कौन आना शुरू हो जाएगा? यहां से आप सोडियम को बाहर निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। कैसे आया? अपने मन से नहीं आया, आपने लाया। ये एक्टिव प्रोसेस है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही बाहर आया, भैया इधर का तो नहीं दिखाना ना, वो तो पहले ही आपको बता चुका और ऑलरेडी आप उस चीज को समझ चुके। तो अब आपका फाइनली क्या हो जाना है? आयोनिक कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। आयोनिक कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। देखो बात को समझो, नाम क्या पड़ा? रास। सबका इंपोर्टेंस समझ में आया? रेनिन का इंपोर्टेंस समझ में आया? एंजियोटेंसिन का इंपोर्टेंस समझ में आया? अल्डोस्टेरॉन का इंपोर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीनों मिलके सिस्टम को बनाया रास, जिससे क्या हो गया? ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, जीएफआर भी इंक्रीज हो गया, और फाइनली क्या इंक्रीज हुआ? आयनिक कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया। लेकिन समझ रहे हो, कभी कभी काम करते 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 आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते ना, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरीके से रास भी हाइपर एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही रास हाइपर एक्टिव होता है भैया, इसको हटा रहा हूं, जैसे ही रास हाइपर एक्टिव होता है भैया, हाइपर एक्टिव कैसा हो जाता है? हाइपर एक्टिव, जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया भैया तो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जियेत। तो भैया एक्टिव हो गया ना, ज्यादा एक्टिव हो गया। ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, हमको नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। देखिए
एनर्जी के लॉ को फॉलो कीजिए हमेशा। तो ये हाइपर एक्टिव हो गया भैया, तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर में किसको किसको देखते हैं भैया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये सब समझ में आता ना, सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक हमेशा ज्यादा होगा, डायस्टोलिक कम होगा, मेरी बात समझ रहे। तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, अब पूरा का पूरा सिस्टम डर के माहौल में, समझ रहे हो, पूरा बॉडी आपका डरा हुआ, डर के माहौल में पूरा सिस्टम है। तब तक आवाज आएगी, कहां से आवाज आएगी, तब तक आवाज आएगी दिल से। कहां से आवाज आएगी भैया, दिल से। कितना चैम्बर्ड हार्ट है आपके पास, 4 चैम्बर्ड हार्ट है भैया, ये सब याद है ना आपको। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम इज कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड valve, लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड valve। भैया वो सब नहीं पढ़ाना अभी मुझे तो बस ये कहना है कि दिल से आवाज आई। क्या आवाज आई, मैं हूं ना। क्या आवाज आई भैया, मैं हूं ना, दिल से आवाज आई, मैं हूं ना। घबराते क्यों हो, ब्लड प्रेशर बढ़ाए तो बढ़ने दो, घटा देंगे अभी घटाएंगे, मेरी बात समझ रहे हो, अभी घटा देंगे। तो फिर हार्ट के वाल से क्या रिलीज हुआ, हार्ट के वाल से रिलीज हुआ ANF। क्या रिलीज हुआ भैया, ANF, पूरा नाम लिखता हूं, आपको जरूरत पड़ेगी, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। और ये ANF क्या होता है भैया, ये होता है वेजोडाइलेटर। कैसा होता है, वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर मतलब क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। क्या करेगा भैया, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। डायलेट द ब्लड वेसल्स, डायलेट द ब्लड वेसल्स, यस, डायलेट द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। और जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होगा, ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे, दिस ऑल आर अबाउट रास। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैच्योरेशन। भैया रुकेंगे नहीं, रुक नहीं सकते हैं जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं कंप्लीट होता, नहीं रुकेंगे, एक के बाद एक वीडियो बनाते रहेंगे, एक के बाद एक वीडियो बनेगा, आपके पास पहुंचेगा, आप इससे जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं इसको एक बार फिर से बोल दूं, रास हाइपर एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, दिल से आवाज आई, मैं हूं ना, फिर वो ANF रिलीज किया, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, वो वेजोडाइलेटर होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट किया, ब्लड प्रेशर घट गया। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। चलो आगे बढ़ते भी है, मिक्चुरेशन को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है भैया, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का मतलब तो समझते हो ना, विसर्जन। भैया विसर्जन की बात करें, मैच्योरेशन की बात करें, यूरिन का विसर्जन करना है, उसी को मैच्योरेशन करते हैं, समझ रहे ना। तो अब इस मैच्योरेशन के लिए क्या क्या और कौन कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसको बोर्ड पे ले आते हैं। देखिए यूरिन आपका कहाँ फिल होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ फिल होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। भैया और कहीं फिल हो सकता है क्या, हाँ नहीं, और कहीं फिल नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर में फिल होगा। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो वाल है, तो सबसे बाहर में जो लेयर होता है फाइब्रस होता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, समझ रहे ना। उसके बाद वाला जो लेयर होता है वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ लेयर है, समझ रहे हो ना, डेट्रूसर्स मसल्स बोलते हैं। और सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं भैया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वो टिश्यू वाले पार्ट में मैं उसको बताता हूँ, है ना, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होता है, कंपाउंड एपिथेलियम की कैटेगरी में ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और उसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के सरफेस पे क्या लगा हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या लगा हुआ है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो जैसे ही ब्लैडर भरेगा, समझ लो, जैसे ही ब्लैडर भरेगा ना, स्ट्रेच रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाएगा, कहाँ पे जाएगा, CNS के पास। कहाँ जाएगा, CNS, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब ये CNS के तरफ जा रहा है, मतलब किस न्यूरॉन से जाएगा,
एफरेंट न्यूरॉन, किससे? एफरेंट न्यूरॉन बताया था, सीएनएस की तरफ आओ आओ, टुवर्ड्स द सीएनएस, एफरेंट न्यूरॉन, समझ रहे हो ना? तो सीएनएस की तरफ एफरेंट न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके गया कि भैया ब्लैडर भर चुका है। क्या बोला? ब्लैडर भर चुका है। तो ब्लैडर भर चुका है तो वो काम करना शुरू किया। अब सीएनएस के सराउंडिंग में क्या है? पीएनएस, पीएनएस को इंफॉर्मेशन भेज दिया। अब पीएनएस में आप जानते हैं दो तरीके का, एएनएस भी है, एसएनएस भी है। एक तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है और एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है। तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम पे तो अपना रेगुलेशन नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम पे वो अपना रेगुलेशन होता है, वो अपन विल पावर से रेगुलेट कर सकते हैं। जिससे हम रेगुलेट करेंगे, किसको रेगुलेट करेंगे? एक्सटर्नल एस्फिंक्टर को। चलिए इसको देखते हैं। मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्लैडर आपको बता दूं। ये एक अजीब सा यूरिनरी ब्लैडर ड्रा कर रहा हूं भैया, है ना? अब ये मत बोलना कि सर ऐसा होता है क्या, अब ऐसा हो या नहीं हो, ऐसा ही मैं बनाऊं। तो ये यहाँ पे मैं ब्लैडर बना रहा हूं, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे भैया एस्फिंक्टर को भी आप दिखा सकते हैं। देखो कपड़ा नहीं गंदा हुआ, है ना? अच्छा काम करने वाले के साथ बुरा नहीं होता। तो यहाँ पे अपन एस्फिंक्टर लगा देते हैं भैया, एक्सटर्नल एस्फिंक्टर। एक्सटर्नल एस्फिंक्टर, तीनों लेयर भी दिखाना है भैया। तो सबसे बाहर वाला लेयर ये तो फाइब्रस लेयर है ना? फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। इसके अंदर वाला लेयर भैया देखो, बारीकी से चीजों को समझना, बारीकी से चीजों को समझना। चलो इसका यूज करते हैं, इसका नहीं यूज करेंगे, इसी का यूज करते हैं। ये देखो, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे मैं दिखाना चाह रहा हूं ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए, बस और कोई बात नहीं भैया, है ना? ये मिडिल लेयर अपना है। ये मिडिल लेयर किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल से बना हुआ है। किससे बना हुआ भैया? स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल्स। भैया इसके लिए आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख के रख लो, डेट्रूसर्स मसल्स, डेट्रूसर्स मसल्स। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है स्ट्रेचिंग वगैरह में, है ना? लेकिन आपसे रेगुलेट नहीं होगा। और यहाँ पे ये सबसे लास्ट लेयर कौन सा है? ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा भैया? ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के सरफेस पे क्या लगा भैया? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या लगा हुआ? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। बात को समझना, बात को समझना। वैसे आपके एनसीईआरटी में बहुत 2 लाइन में खत्म कर दिया भैया, तो आप एनसीईआरटी को भी ध्यान रखो और इसको भी समझ लो अच्छी तरीके से। तो ये सारा स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इस स्ट्रेच रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कहां गया? सीएनएस के पास। कहां गया भैया? सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास। अच्छा, किसके थ्रू आया होगा? अभी मैंने बोला था ऑब्वियसली एफरेंट न्यूरॉन, क्योंकि टुवर्ड्स द सीएनएस इंफॉर्मेशन कोई लेके जा रहा है तो कौन सा होगा? एफरेंट न्यूरॉन। तो एफरेंट न्यूरॉन की हेल्प से सीएनएस में इंफॉर्मेशन आया। अब सीएनएस से इंफॉर्मेशन कहां जाएगा? सीएनएस से इंफॉर्मेशन जाएगा भैया पीएनएस, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का भैया 2 पार्ट आप भी जानते हो, एक पार्ट एएनएस और दूसरा पार्ट एसएनएस। एएनएस क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। पता है आप सबको, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। और दूसरा क्या बोला भैया? एसएनएस, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। बात को समझिएगा, एकदम बारीकी से समझिएगा। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, देखिएगा, बात को समझिएगा। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में भी फिर इसका भी 2 पार्ट आप जान रहे हैं। इधर स्पेस तो कम बन रहा है लेकिन यहीं पे निपटाना है इसको। देखो भैया, ये 2 पार्ट,
एक तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। चलिए, और ये एसएनएस किसको रेगुलेट करेगा? ये रेगुलेट करेगा स्फिंक्टर को, रेगुलेट एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। बात को समझना, बात को समझना। अब अपने पास क्या क्या है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है और एसएनएस जो वर्क कर रहा है। कंडीशन समझिए, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम मतलब ये किसको रेगुलेट कर रहा है? डायलेशन को। किसके डायलेशन को? किसके डायलेशन को? यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को ये डायलेट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ, responsible for dilation of smooth muscles of urinary bladder, smooth muscles of urinary bladder। और ये किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया? रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। बात को समझिएगा, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से क्या हो रहा है? डायलेशन हो रहा है। किसमें डायलेशन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में डायलेशन हो रहा है। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम से क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। भैया मैं इधर आ जा रहा हूं, हो सकता है मैं आपके लिए विजुअल ना रहूं। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब भैया खुद ही सोच के देखो, जब यूरिनरी ब्लैडर डायलेट होगा तो यूरिन बाहर आना चाहिए, या जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो बाहर आना चाहिए? जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो बाहर आना चाहिए। भैया कपड़े को जब निचोड़ोगे तभी तो पानी बाहर आएगा ना, समझ रहे हो? कपड़े को निचोड़ोगे तभी तो पानी बाहर आएगा, बस वही कंसेप्ट है। यूरिनरी ब्लैडर में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिक्चुरेशन होगा। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? यहां पे देखिए, जब सिंथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करता है ना, सिंथेटिक न्यूरल सिस्टम मतलब जिस समय पे यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल्स डायलेट है, तो उस टाइम पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर में क्या रहता है भैया? कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? यूरिनरी ब्लैडर जब डायलेट तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट। पे ये डायलेट है ना, बाहर जाने का रास्ता बंद है, यूरिन बाहर नहीं जाएगा। स्टॉप मिक्चुरेशन, स्टॉप मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करेगा और स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसे ही एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। बात को दिमाग में सेट करो, बात को दिमाग में सेट करो। मैं एक बार रिकैप लेता हूं फटाफट से। यूरिनरी ब्लैडर का 3 लेयर दिखा दिए भैया। आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स का बना हुआ और इंटरनल लेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ। स्ट्रेच रिसेप्टर कहां पे है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के ऊपर। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर उस इंफॉर्मेशन को एफरेन न्यूरॉन की हेल्प से कहां भेजा? सीएनएस। सीएनएस से कौन जुड़ा हुआ? पीएनएस। समझ रहे हैं? अब पीएनएस का 2 पार्ट, एएनएस जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से वो एक तरीके से रेगुलेटेड होता है, और एसएनएस ये सेरेब्रम वाले पार्ट में निकलेंगे। तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिन फील हुआ तो यूरिनरी ब्लैडर डायलेट हो गया। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जिनको जनरली क्या होती है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। किस बात के लिए कंफ्यूज करते हैं? सुनो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जो सिंपैथेटिक होता है ना, वो जनरली किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक घटाने का काम करता है। तो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे उल्टा कैसे हो रहा है, कि पैरासिम्पैथेटिक कंट्रैक्शन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है और सिंपैथेटिक डायलेशन के लिए कैसे। भैया ये भी घटा ही रहा है, आपको कूल कर रहा है ना। जब यूरिन रिलीज हो जाता है, कूल हो जाते हैं आप, समझ रहे ना? तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम वही कर रहा है, वही कर रहा है। भैया पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन होगा, उधर से स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, यूरिन बाहर जाएगा, हो गया ना काम। वही चीज है यहाँ पे देखो,
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में कंट्रैक्शन होगा और उस टाइम में एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और फाइनली मिक्चुरेशन होगा। तो मैं 2 कंडीशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये भी बहुत टफ काम है ना, ये बोर्ड को रब करना ये भी दुनिया का एक टफेस्ट काम। चलो भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया मिक्चुरेशन के कंडीशन में क्या होगा और जब मिक्चुरेशन नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। मिक्चुरेशन के कंडीशन में मैं खुद बोल रहा हूं कि यहां पे यूरिनरी ब्लैडर में डायलेशन होना है या कंस्ट्रक्शन होना है, क्या होना है भैया, इसमें कंस्ट्रक्शन होना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्शन होना है, मेरी बात समझ रहे हैं। और इस बात के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होना है भैया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर यहां पे रिलैक्स होगा। बात को समझ, उल्टा चल रहा है, यूरिन ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन, ये खुल गया, यूरिन बाहर जा रहा है, बहुत मजे में है। चलिए यहां पे देखिए, अगर मिक्चुरेशन नहीं होना है तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, डायलिशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्सटर्नल स्फिंक्टर में क्या होगा भैया, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बात सेट हो गई होगी। वैसे एनसीईआरटी में 2 लाइन में लिखा हुआ है कि यूरिनरी ब्लैडर जब फील हो जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाता है सीएनएस में, और सीएनएस फाइनली कमांड भेजता है, मेरी बात समझ लो, कमांड भेजता है और अकॉर्डिंगली कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन डिफरेंट पार्ट्स में होता है। बट आप डिफरेंट लेवल पे इसको जान रहे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आज का सेशन अपना थोड़ा छोटा है ना, क्योंकि इसके लिए प्लान ही नहीं किया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस देखिएगा, बात को समझिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए क्या होता है एग्जैक्टली, हम रेडियल आर्टरी से, समझ रहे हैं, इधर वाले, तो रेडियल आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं, समझ रहे हैं। पहले उसको एक चेंबर में भेजते हैं जहां पे उसके टेम्परेचर को 0 करते हैं, क्योंकि वो तो बॉडी टेम्परेचर पे रहता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, उससे अपना काम नहीं होगा। पहले उसे एक चेंबर में भेज के उसके टेम्परेचर को 0 करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं एंटी हिपेरिन, फिर उसमें ऐड करते हैं हिपेरिन। क्या ऐड करते हैं भैया, हिपेरिन। हिपेरिन किस बात के लिए, ताकि कोगुलेशन ना हो, ब्लड जमे नहीं, थक्का ना जमे, एंटी कोगुलेंट होता है हिपेरिन, है ना। तो हिपेरिन उसमें ऐड करते हैं, और हिपेरिन ऐड करते हैं, फिर उस ब्लड को पास करवाते हैं सेलोफेन ट्यूब्स। किससे पास करवाते हैं, सेलोफेन ट्यूब से। सेलोफेन ट्यूब किससे कवर्ड है, समझ रहे हो। सेलोफेन ट्यूब जो है तो उसकी एक खासियत होती है कि वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए तो परमिट करता है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए परमिशन नहीं देता, मेरी बात समझ रहे हो। वहां से पास करते हैं और उसके सराउंडिंग में डायलाइजिंग फ्लूइड रखेंगे। डायलाइजिंग फ्लूइड की स्पेशलिटी क्या होगी, आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट यूरिया, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं रखते, उसको तो हटाना ही है ना, तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों रखेंगे। डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक ही बार में, 2 बार मेहनत क्यों करना। चलो भैया ये आपका हाथ बना देते हैं, है ना। चलिए 2 3 4 और ये 5 हाथ बन रहा है ना, बहुत अच्छा हाथ बन रहा है। यहां पे आप रेडियल आर्टरी दिखा दीजिए, है ना, ये लीजिए रेडियल आर्टरी। इस रेडियल आर्टरी से अपन ब्लड को विड्रॉ किए, मेरी बात को समझिएगा, और इसे ब्लड को विड्रॉ करके पहले एक चेंबर के अंदर ले गए।
इस चेंबर में भैया क्या करना है, दो काम करना है इस चेंबर के अंदर। एक तो ब्लड के टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, ब्लड के टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। कितने पे ले आना, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आना, एकदम 0 कर देना। और दूसरा क्या इसमें ऐड करेंगे, हिपेरीन। क्या ऐड करेंगे भैया, हिपेरीन। क्या होता है ये, एंटी कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। अब भैया इस ब्लड को आप फाइनली ले जाएंगे कहां पे, सेलोफेन ट्यूब में। कहां पे ले जाएंगे भैया, सेलोफेन ट्यूब में ले जाएंगे। इस ब्लड को फाइनली आप ले जाएंगे सेलोफेन ट्यूब में, सेलोफेन ट्यूब में ले जाएंगे, सेलोफेन ट्यूब। चलो इधर से भी ट्यूब दिखना चाहिए ना, ये लो ट्यूब। देख रहे भैया आप, तो ट्यूब दिख रहा है ना, ये ट्यूब है। अभी भी नहीं दिख रहा हो तो फिर इसको दूसरे डिफरेंट कलर से आप चाहो तो मार्क कर लो। ये डिफरेंट कलर से आप इसको मार्क कर लीजिए। ये सेलोफेन ट्यूब है, देखिएगा। और इधर इधर क्या भरा हुआ है, ये अपना डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलिसिस भैया इसी की मदद से होना है ना। तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड इधर है। काफी शॉर्ट में आपको बता के मैं निकल रहा हूँ, जितना आपके काम का है, बाकी इसके डेप्थ में नहीं जाना है। जूनियर क्लासेस से ही आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। चलिए भैया इधर आइए। इसके लिए मैंने क्या बोला कि ये अपना क्या है, सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब कैसा होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल। एकदम दिमाग को बोर्ड पे लगाए रखना, सब कुछ एक बार में याद होगा। अब इधर से देखिए, सेलेक्टिवली परमिएबल है मतलब किसको अलाउ करता है, अलाउ माइक्रोमोलिक्यूल्स। और किसको अलाउ नहीं करता है, डोंट अलाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ रहे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहां से ये फिल्ट्रेशन हो गया भैया, इसके लिए भी लिखी दो। ये अपना क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। यहां से क्वेश्चन आपको आ जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा भैया कि ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ना भैया, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड कैसा होता है, आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। क्वेश्चन यहां से आता है, आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट इसमें क्यों नहीं है, इसलिए नहीं कि उसको तो अपने को निकालना ही है, क्योंकि हेमोडायलिसिस करने की जरूरत कब पड़ रही है, जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो हेमोडायलिसिस करने की जरूरत पड़ी, समझ रहे हो। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना ही है, तो हम डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट को क्यों रखें। लेकिन ये किसके आइसोटोनिक होता है, मतलब किसके तरह होता है, तो आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के, किसके, ब्लड प्लाज्मा के। याद रखना है भैया, क्वेश्चन यहां से आ जाता है। चलो भैया सब कुछ हो गया, इसका डायलिसिस हो गया। डायलिसिस होने के बाद फिर ये यहाँ बाहर आएगा, फिर इसे एक चेंबर से पास करेंगे। इस चेंबर में अब क्या क्या करना है भैया, दो चीज करना है। पहले तो बॉडी टेम्परेचर से कम करके 0 डिग्री सेल्सियस पे लाए थे, अब फिर से इसको बॉडी टेम्परेचर पे ले जाएंगे, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे क्या ऐड करा था, हिपेरिन, हिपेरिन, हिपेरिन ऐड करा था, एंटीकोगुलेंट था। लेकिन अब तो इसको बॉडी के अंदर ले जाना है ना फिर से, तब हिपेरिन की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। तो अब यहां पे ऐड कर देंगे भैया एंटी हिपेरिन। भैया विड्रॉ किससे किए थे, रेडियल आर्टरी से। इसको एंटर किस में करवा देना है, रेडियल वेन में। इसके आगे भी आप सोच सकते हैं, इसके आगे आप ये सोच सकते हैं कि अब वो रेडियल वेन से
फिर वो आगे जाएगा, फिर वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा, फिर से हार्ट में आएगा, समझ रहे ना, वो डबल सर्कुलेशन के प्रोसेस में एंटर कर जाएगा। एक बार इसको रिकैप लेते हैं थोड़ा सा, फिर अपन क्लास को एंड कर देंगे। आगे का चीज आज नहीं देखेंगे क्योंकि कुछ बातें आपके एनसीईआरटी में से और भी है कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स है ना, उसको आप पढ़ लेना भैया। फिर कुछ डिसऑर्डर्स भी आपको दे रखा है, जैसे कि यूरीमिया दे रखा है, रीनल कैलकुली दे रखा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दे रखा है। बहुत आसान है, पढ़ाने की कोई बात नहीं। एनसीईआरटी का लाइन रीड करना, बस लाइन रीड करना काम बन जाएगा, मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे। चलो मैं इसको रिकैप लेते हैं। रेडियल आर्टरी से ब्लड को विड्रॉ किए, पहले उसके टेम्परेचर को कूल डाउन किए, फिर उसमें हेपेरिन ऐड किए, फिर सेलोफेन ट्यूब से पास किए, डायलिसिस हुई, डायलिसिस होने के बाद प्यूरिफिकेशन मतलब हुआ, और फाइनली उस ब्लड को फिर एक चेंबर में ले गए जहां उसके टेम्परेचर को फिर से इंक्रीज करके बॉडी टेम्परेचर पे लाए, फिर उसमें एंटी हेपेरिन ऐड करा और फिर उसको रेडियल वेन में डाल दिया। ठीक है, तो ये अपना हेमोडायलिसिस हो गया। समझ रहे हैं, मैंने बताया कि एनसीईआरटी में कुछ पार्ट और भी है, अदर ऑर्गन्स का रोल, समझ रहे हो ना, तो रीड कर लेना एनसीईआरटी से, और कुछ भी नहीं। इसका बस अब फर्स्ट पार्ट बच रहा है, वो फर्स्ट पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारा, जैसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन और उसको मेडुलरी पिरामिड्स, ये सबको बहुत बारीकी से उस चीज़ों को क्लियर करेंगे, आपके दिमाग में एकदम सेट कर देंगे, छप जाएगा। उस पार्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे माल्पिगियन कॉर्पसल्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और भी डायग्रामेटिकली भी क्वेश्चन दे देते हैं, उस पार्ट को भी देखेंगे। कॉलम ऑफ बर्टिनी, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बाद का जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट, भैया ये उल्टा हो रहा है, पहले सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको पढ़ लेना जैसे मन करे वैसे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।